हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये जो रिटॉरिक प्रोसोडी हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, और इसी में देखिए रिटॉरिक प्रोसोडी फिगर स्पीच और लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर है, ये जो सीरीज है हमारी रिटॉरिक प्रोसोडी की, इसमें चारों तरह के क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। यानी रिटॉरिक प्रोसोडी के साथ साथ लिटरेरी टर्म्स हैं और फिगर स्पीच हैं, और इवन यहाँ स्टेंजा फॉर्म भी हमें मिल रही है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। इनको एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ के चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइपरबली। हाइपरबली सुना है हमने। हाइपरबली ऐसी फिगर स्पीच होती है जिसमें चीज़ों को हम बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? इट इज़ एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। जोड़ देने के लिए किसी चीज़ को बढ़ा के कह दिया। एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू रिडिक्यूल समथिंग, और किसी चीज़ को रिडिक्यूल करने के लिए एग्जैजरेटेड कर दिया। या अ काइंड ऑफ एग्जैजरेटेड आयरनी समबडी, कोई किसी की आयरनी हमने कह दी। फिर और आगे कह रहा है इट इज़ अ मेटाफोरिकल फॉल्सहुड। मेटाफोरिकल फॉल्सहुड। तो फ्रेंड्स एग्जैजरेटेड, देखिए मेटाफोरिकल फॉल्सहुड तो नहीं होता, लेकिन एग्जैजरेटेड होता है। हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होता है, लेकिन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है और एग्जैजरेटेड आयरनी भी नहीं है। लेकिन ऊपर वाले ए और दो में से हमारा फर्स्ट और बी में से हमारा कोई आंसर है। तो इसमें क्या होना चाहिए? देखिए एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होता है रिडिक्यूल करने के लिए या एम्फेसिस करने के लिए। ऑथर एम्फेसिस देना चाहता है एक्चुअल में, तो वो जो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट को यूज़ करता है वो एम्फेसिस के लिए यूज़ करता है, ना कि रिडिक्यूल करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? ए वाला ऑप्शन। बात क्लियर हुई? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोए। ओनोमेटोपोए क्या होती है फ्रेंड्स? साउंड जिस फिगर स्पीच में होती है उसको ओनोमेटोपोए कहा जाता है। यानी हम कहें स्वीट बिटर टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज। अब देखिए स्वीट बिटर तो ओनोमोटो तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीमोरोन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे कह रहा है द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव। समर ईव में गर्मियों की शाम को क्या है? मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, मक्खियों की जो मर्मरस जो साउंड होती है उसकी हॉन्टिंग हमें सुनाई देती है। अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड, ये भी नहीं है फ्रेंड्स। एल 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 एलिट्रेशन दिख रहा है हमें। और फेयर इज़ दैट फेयर डज, फेयर वो होता है जो फेयर करता है, तो यहाँ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली साउंड की अगर बात हो रही है तो बी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सही हुआ। आगे बढ़ जाते हैं 53 पे। ऑक्सीमोरोन की बात कर रहा है। ऑक्सीमोरोन क्या है? ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल क्या है? तो फ्रेंड्स फटाफट से एक चीज़ हमें देखनी है कि जहाँ दो ऑपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर, दो ऑपोजिट बातें रखी होती है, वहाँ क्या होता है? ऑक्सीमोरोन होता है। चलिए देखते हैं। देयर इज़ काइंड क्रुअल्टी। देखिए पहला वाला ही सेंटेंस है, शायद इसमें हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया। काइंड भी है और क्रुअल्टी भी है इन सर्जन्स नाइफ, सर्जन के नाइफ में। क्योंकि सर्जन का नाइफ बॉडी को काटता भी है, और काटता है तो क्रूअल है, लेकिन वो किस लिए काटता है? सर्जन का नाइफ वो काटता है हमें बचाने के लिए, तो यानी काइंड भी है। रूइन सीज दी रूथलेस किंग, कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ऑक्सीमोरोन ऑब्वियसली कहाँ दिखी हमें दिखी ऑक्सीमोरोन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यानी जिसमें टू ऑपोजिट आइडियाज़ हमें दिखाई दिए, दो ऑपोजिट बातें दिखाई दिए, काइंड और क्रूअल्टी। आगे फ्रेंड्स 154 पे बढ़ जाते हैं। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पन। पन होता है फ्रेंड्स श्लेष अलंकार। पन में एक वर्ड एक से एक ही बार आता है, लेकिन मीनिंग उसके ज़्यादा होते हैं। तो कहाँ है फ्रेंड्स? देख लेते हैं ज़रा। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर, ऑनर डिसऑनर की बात कर रहा है। दस आइडली बिजी की बात कर रहा है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, और इज़ लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। अब देखिए यहाँ इस लीवर को देखिए, इस लीवर के दो मतलब होते हैं कि इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन योग्य, जीने योग्य है? दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, तो जो जीने वाला व्यक्ति है ये उस पर डिपेंड करता है। देखिए लाइफ है वो ब्यूटीफुल है भी है और बेटर भी है।
लेकिन बशर्ते आप उस लाइफ को किस सेंस में लेते हो, आपके लिए लाइफ वो बिटर है कि स्वीट है, जीने वाला है। कुछ लोग कहते हैं भाई जीवन बड़ा ख़राब है, कुछ कहते हैं भाई ये दुनिया है बड़ी ख़राब है, लेकिन दूसरे ही पहलू कुछ कहते हैं भाई बड़ी अच्छी दुनिया है। तो ये डिपेंड करता है देखने वाले पे चीज़ों को। तो यही बात है कि यहाँ जो लाइफ है, लाइफ जीने योग्य है, किस पे डिपेंड करता है? लीवर पे डिपेंड करता है, यानी रहने वाले पे डिपेंड करता है। क्लियर? और दूसरा मीनिंग है इसका कि जो हमारी बॉडी में लीवर होता है उसकी बात हो रही है। भाई लीवर अच्छा होगा, बढ़िया चलेगा तो लाइफ अच्छी होगी हमारी, लीवर में प्रॉब्लम हो गई तो लाइफ प्रॉब्लम में आ गई। तो लीवर एक ही बार यूज़ हुआ है, लेकिन इसके मीनिंग दो हैं। तो फिगर स्पीच यहाँ हुई फ्रेंड्स पन। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, एंटीथेसिस। देखिए अंतर क्या है एंटीथेसिस में और ऑक्सीमोरोन में। हालांकि डिटेल में जाएंगे तो मैंने समझा रखा है आपको, प्लेलिस्ट में जाइए, फिगर स्पीच का पोर्शन खोलिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। लाइटोटीज भी है और एंटीथेसिस भी है, और इवन फ्रेंड्स लाइटोटीज याद आ रहा, ऑक्सीमोरोन भी है। लेकिन एंटीथेसिस क्या होता है? इसमें दो जो आइडियाज़ हैं वो अपोजिट आइडियाज़ रखे होते हैं। अभी हमने एग्जांपल पढ़ा किसका? ऑक्सीमोरोन का। लेकिन इसमें दो फ्रेज रखे होते हैं, इक्वली बैलेंस्ड फ्रेज होते हैं या इक्वली बैलेंस्ड क्लॉज होती है जो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। हु इज़ टू ब्लेम बट यू, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। बस यही हमारा सॉल्यूशन मिल गया। एज यू सो यू रीप, और फॉरगेट मी नॉट आई। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमें इक्वली बैलेंस्ड ये फ्रेज मिला है, इक्वली बैलेंस्ड एक क्लॉज मिली, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। क्लियर? यानी गलती मनुष्य से होती है और जो फॉरगिव डिवाइन है, मीन्स जो दैवीय शक्ति है वो उसको माफ़ कर देती है। मीन्स गलती करना मनुष्य का काम है और माफ़ करना ईश्वरीय काम है। आगे फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का क्या एग्जाम्पल है? आई एम द, अब ट्रांसफर्ड एपिथेट पढ़ा है हमने, जहाँ अब क्या कहते हैं, कोई एडजेक्टिव है, एपिथेट कहते हैं एडजेक्टिव को, और ट्रांसफर्ड मीन्स वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी ये कैसा एडजेक्टिव होता है जहाँ जिस वर्ड की उसे विशेषता बतानी चाहिए वो वहाँ नहीं बताता। राइटर उस वर्ड को कहीं दूसरी जगह रख देता है और वो दूसरी जगह विशेषता बताने, लेकिन विशेषता वो उसी बात की बताता है लेकिन रखा दूसरी जगह जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम आ जाए, आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, ही इज़ अ वॉल्फ, द प्लोमैन प्लोट्स होमवर्ड प्लोट्स इज वेरी वे। तो देखिए रास्ता बता दिया थका हुआ, और जबकि थका हुआ, क्या रास्ता थका हुआ होता है? नहीं होता फ्रेंड्स, थके हुए तो हम होते हैं। यानी थका हुआ तो यहाँ कौन है? थका हुआ है प्लोमैन, और यहाँ ऑथर ने कह दिया कि भाई ये रास्ता थका हुआ है। तो ये जो वियरी था ये आना था वियरी प्लोमैन यहाँ। क्लियर? लेकिन यहाँ नहीं आया, ये ऑथर ने रख दिया दूसरी जगह, यानी इसका ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसका नाम हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। अक्सर हम एक बात कहते हैं भाई, गर्मियों में जो दिन होते हैं मार्च अप्रैल के महीने में, जो मई में, बड़े अलसाए हुए दिन होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या दिन अलसाए हुए होते हैं या हम अलसाए हुए होते हैं? तो जब हम इस बात को कहते हैं भाई दिन कैसे अलसाए हुए चल रहे हैं दिन, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम ट्रांसफर्ड एपिथेट को यूज़ कर रहे हैं। बस इस बात को हिंदी में मेरी याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल क्या है ज़रा देख लेते हैं। एपोस्ट्रोफी सीधा आप देख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी जहाँ कॉमा होता है या आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, यानी डायरेक्ट एड्रेस आपको कहीं मिलता है, तो बात होती है फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी की। हु रोट द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स क्वेश्चन मुझे अच्छा सा लगा इसलिए सीरीज में इंक्लूड किया, और हालांकि सिलेबस में नहीं है, ऑथर भी नहीं है, एडवांसमेंट्स ऑफ लर्निंग भी नहीं है, लेकिन कई बार पैरेलल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हिस्ट्री के नाम पे उठा लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, कैन यू इमेजिन हु रोट? पोप, टेनिसन, बेकन एंड इलियड। तो आंसर है फ्रेंड्स इसका ये है, एक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एक ऐसे, और ये लिखा बेकन ने। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे कह रहा है बड़ी प्यारी लाइन कि माई एसेज कम होम
टू मेंस बिजनेस एंड बोजम, कि मेरे एसेज लाते हैं, क्या लाते हैं, आदमी का बिजनेस और बोजम को। तो ये जो स्टेटमेंट रहा है फ्रेंड्स, ये रहा है ऑब्वियसली बेकन का ही ये स्टेटमेंट रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है फ्रेंड्स, सॉरी नॉट कहा जाता है, किस ईयर में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ देखिए ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो 1685, 80, 81, 88 आंसर है इसका 88 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कराते हुए मैंने जहाँ लेक्चर में हिस्ट्री में कराया था वहाँ में इसको 1668 बता गया था, जबकि ये डेट इसकी 1688 है। तो इसको भी आप कंफर्म कर लें, क्योंकि कई बार वहाँ पढ़ाते हैं रेंडमली कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, एडिट करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन वो मिस्टेक्स जब आपकी आ गई हैं, जस्टिफाई हो गई है, तो आप उसको कर सकते हैं। हु रोट वी आर द होलो मैन, और वी आर द होलो मैन कि हम तो होलो मैन है, एक वर्क है होलो मैन के नाम से ही, होलो मैन से लिया गया है। और ये होलो मैन किसका वर्क है, ये है फ्रेंड्स टी.एस. इलियट का, वी आर द होलो मैन। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। बाय विच कैरेक्टर इज द फॉलोइंग लाइन स्पोकन, जूलियस सीजर स्पोकन, इन जूलियस सीजर स्पोकन। जूलियस सीजर में कौन सा कैरेक्टर इस लाइन को बोलता है। वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी, कि मैं तो ऑनेस्टी से में जो हूँ शस्त्रों से सुसज्जित हूँ, यानी मैं तो ऑनेस्ट हूँ। तो ऑब्वियसली ये बात कौन बोलता है फ्रेंड्स, सीजर, कैसियस, ब्रूटस या सिसरो। तो शायद पता हो आपको, और इसका जो आंसर है नहीं पता, तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये लाइन बोली जाती है किसके द्वारा फ्रेंड्स, ब्रूटस के द्वारा। रिटॉरिक इज, ये क्वेश्चन शायद हमारे पिछले वाले लेक्चर में भी आया था। रिटॉरिक क्या है, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, आर्ट ऑफ पोएटिक कंपोजिशन, द एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर, और नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली रिटॉरिक है जो परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग है, इफ़ेक्टिव राइटिंग है, इफ़ेक्टिव स्पीकिंग है, उसको अगर आप कहते हैं तो उसको आप कहते हैं रिटॉरिक। और प्रोसोडी की अगर बात करें तो प्रोसोडी क्या होती है फ्रेंड्स, प्रोसोडी होती है स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन, मैट्रिकल और स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है वो क्या होती है, प्रोसोडी होती है। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंस कोई मतलब नहीं, ग्रामेटिकल करेक्ट कंपोजिशन कोई मतलब नहीं, वर्सिफिकेशन, मैट्रिकल वर्सिफिकेशन जो जिसमें हम मीटर को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोसोडी। क्लियर फ्रेंड्स। अबाउट इलस्ट्रेट्स, अबाउट इलस्ट्रेट्स क्या फ्रेंड्स, यहाँ अबाउट ही तो मुझे क्वेश्चन ही अधूरा लग रहा है। अबाउट इलस्ट्रेट्स, अबाउट इलस्ट्रेट कर रहा है किसको, ट्रॉकी, डक्टाइल, स्पॉन्डी, एम्बिक फूट। तो फ्रेंड्स अबाउट इलस्ट्रेट, पहली बात तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ही अधूरा है। अबाउट, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन अधूरा है। और अबाउट हो सकता है ये एम्बिक फूड का तो एग्जाम्पल नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अधूरा है, कुछ नहीं कह सकते, अभी क्वेश्चन मुझे अधूरा लग रहा है। चलिए अगर कुछ हुआ इसका तो मैं अगले वाले लेक्चर में किसी में आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। टीच मी हाफ द मैडनेस इज रिटन इन, ये किस में लिखी गई है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो लाइन है टीच मी हाफ द मैडनेस, ये एनापेस्ट टेट्रामीटर की लाइन है, एनापेस्ट टेट्रामीटर।
लेकिन फ्रेंड्स ये मीटर तो आपने नहीं किए हैं और ये समझना भी आपके लिए भी मुश्किल है कि कौन से मीटर को हम कैसे समझाए। चलिए किसी में के टाइम मिलता है तो डेफिनेटली एक दो लेक्चर मीटर को लेकर भी दे दूंगा आपको। अ स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई अनस्ट्रेस्ड, पहले स्ट्रेस्ड होता है फिर अनस्ट्रेस्ड होता है। एसयू किस में होता है फ्रेंड्स? डेफिनेटली ये ट्रोकी में होता है। पहले स्ट्रेस्ड और क्या होता है फ्रेंड्स? पहले स्ट्रेस और फिर अनस्ट्रेस्ड, किस में? ट्रोकी में। वन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय टू वीक और अनस्ट्रेस्ड। वन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेस्ड है और फिर अनस्ट्रेस्ड है। SUU ये किस में होता है? ये फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन जरूर, इस तरह का क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको ज़रूर स्टडी कर ले। और मैं बताऊं जो PGT वाला मेरा एग्ज़ाम था उसमें भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के आए थे फिगर स्पीच के। पता नहीं शायद डक्टाइल थी, स्पॉन्डी थी, क्या थी, कहीं यही वाला क्वेश्चन तो नहीं था, ये तो मैं भूल गया क्वेश्चन क्या था। और लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन आता ज़रूर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द डायमीटर कंसिस्ट ऑफ, डाय का मतलब होता है फ्रेंड्स 2, कहीं अगर 2 फीट होते हैं तो उसको आप नाम देते हैं डायमीटर। क्लियर फ्रेंड्स? यानी डायमीटर की बात करें तो 2 फीट। द मीटर कंसिस्टिंग ऑफ 6 फीट, 6 को कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? हेक्सा। हेप्टा 7 को कहते हैं, पेंटा 5 को कहते हैं, ट्राई 3 को कहते हैं। तो अगर हेक्सा की बात हो रही है तो क्या किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली फिर हम 6 फीट मीटर को हम हेक्सा मीटर कहते हैं। और चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह दिया फ्रेंड्स इसने, राइजिंग मीटर क्या होता है? राइजिंग मीटर दोज फीट विच एंड विद ए स्ट्रेस्ड लेवल। बिल्कुल ठीक फ्रेंड्स, यही बात कह दी कि जिनका जो एंडिंग है वो किससे होती है? स्ट्रेस लेवल से होती है। क्लियर? तो जहाँ स्ट्रेस लेवल लास्ट में होता है उस फुट को हम कहते हैं राइजिंग मेजर। चलिए ऑप्शन भी पढ़ लें भाई, बाद वाले भी, कभी इसमें भी कोई संभावना निकल जाए सही होने की। दोज फीट विच वीगन विद द स्ट्रेस लेवल एंड फॉल अवे अनस्ट्रेस, द स्ट्रेस फॉलिंग एज वंस लेवल होवर ओवर द नेक्स्ट। कोई मतलब नहीं, क्लियर कट आंसर फर्स्ट वाला इसका हो गया। फ्रेंड्स सेजुरा क्या होता है? सेजुरा ये भी एग्जाम में बड़ा ही पूछा जाता है भाई। सेजुरा, सेजुरा की बात करें तो क्या होता है? एक पॉज होता है पोएट्री में। और पॉज की अगर बात करें तो यहाँ पढ़ लेते हैं पहले ऑप्शन सारे। या यूनियन ऑफ 2 और मोर लाइंस, भाई 2 या 2 से ज़्यादा लाइन की यूनियन, कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। अ ब्रेक बिटवीन वर्ड्स एंड विद इन अ मेट्रिकल फुट और पॉज इन द मिडिल ऑफ अ लाइन। डेफिनेटली फ्रेंड्स यही वाला आंसर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब ब्रेक इन बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में ब्रेक विदाउट एनी मेट्रिकल फुट, बिना किसी मेट्रिकल, विद इन ए मेट्रिकल फुट, मेट्रिकल फुट में एक ब्रेक वर्ड्स के बीच, और पॉज इन द मिडिल ऑफ ए लाइन, लाइन के मिडिल में एक पॉज। क्लियर? और चेंजेस इन द कैडियंस इन वर्ड्स, तो बी वाला आंसर इसका ओके हो गया। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका फ़ायदा तभी है जब आप इनको क्वेश्चंस को अपने स्तर से करें। यानी मेरे आंसर बताने से पहले आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए और पॉज करके उसका आप आंसर देखिए, अपने आप गेस करिए, लगाइए और फिर आंसर से मेरे टैली कीजिए, तब डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं उसको स्किप करके फटाफट देखे जा रहे हैं। तो ये तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जितना इनमें टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे। हेप्टामीटर इज ए लाइन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग हेप्टा। हेप्टामीटर क्या होता है फ्रेंड्स? हेप्टामीटर होता है जो 7 फीट होता है उसको हम कहते हैं हेप्टामीटर। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए 6 वाले को क्या कहते हैं भाई? हेक्सा कहते हैं। ये आपका 7 हो गया हेप्टा, और ओक्टा हो गया 8, और 9 को क्या कहते हैं फ्रेंड? शायद नोना कहते हैं, नोना मीटर। और उसको 10th वाले को तो डेका ही कहते हैं। इस तरह से ये जो प्रीफिक्स हैं ये यूज़ होते हैं।
कभी फ्रेंड्स ये केमिस्ट्री में पढ़े थे फर्स्ट टाइम मैंने, शायद 11th-12th में या 10th में पढ़े हो। द स्टेटमेंट पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विथ, किसने कहा भाई इस पोएट्री है वो लैंग्वेज है किसकी, पैराडॉक्स की? तो वो किसने कहा? क्रेन, लेविस, इलियट और ब्रूक। तो फ्रेंड्स मेरे विचार से मुझे जो ध्यान आ रहा है वो किसका स्टेटमेंट रहा है, पोएट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, की पोएट्री पैराडॉक्स की भाषा होती है। ये जो ब्रूक है, ब्रूक ने ये स्टेटमेंट दिया है। आइडेंटिफाई द राइमिंग पैटर्न ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट का राइमिंग पैटर्न। देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ राइमिंग पैटर्न याद कर ले तीनों सोनेट के, शेक्सपियरियन, मिल्टन और स्पेंसरियन के। क्लियर फ्रेंड्स? तो बात कर ले हम ए बी सी डी, ये 4 क्वार्टेन होते हैं, इसमें 3 क्वार्टेन होते हैं, यानी चर्चर लाइन के 3 क्वार्टेन और एक कपलेट होता है। तो ए बी सी डी, क्लियर फ्रेंड्स, ई एफ और जी। एक चीज़ ध्यान रखें, जो शेक्सपियर है इसको लर्न करने की ट्रिक मैं बता दूं, तीनों में कंफ्यूज हो जाएंगे आप जब इनको लिखेंगे, याद करेंगे। तो शेक्सपियर को याद कर लें कि शेक्सपियर के आगे हमें जी लगाना है, सम्मान के साथ इस ऑथर को हमें नाम लेना है, शेक्सपियर जी। क्यों लेना है भाई? बहुत बड़ा कद रहा है लिटरेचर में, बड़े नॉवलिस्ट रहे, बड़े ड्रामेटिस्ट रहे, नॉट नॉवलिस्ट, और बड़े पोएट रहे विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर को हमें जी कहना है, यानी जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो लास्ट होती है जी पे, पहली बात। और दूसरी बात है शेक्सपियर आगे बढ़ेगा, शेक्सपियर आगे बढ़ेगा, यानी ए बी ये याद रख लिए। इसके बाद बाकी जो 4 लेटर आ रहे हैं उस क्वार्टेन में, वो बी के बाद सी है तो सी आएगा, वो रिपीट होगा, फिर डी आएगा, वो रिपीट होगा। देखिए ए बी, इस पहले क्वार्टेन का कोई भी लेटर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी राइमिंग यहाँ रिपीट नहीं हो रही। सी डी, और सी डी के बाद डी के बाद ई आएगा, ई एफ और जी, लास्ट में कपलेट है, तो जो लास्ट में है वो जी पे एंड है। शेक्सपियर जी हमेशा आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर? बस शेक्सपियर को हमेशा आगे बढ़ा दो, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी सोनेट का पैटर्न याद रखने में। तो ऑब्वियसली ए बी सी डी ई एफ जी, बस यहाँ जी याद रख लीजिए। क्लियर? यहाँ ए बी है, हाँ नहीं, दोनों क्वार्टेन ने सेम दे दिए, ऐसा नहीं है। आगे कह रहा फ्रेंड्स ऑक्टेव क्या होता है भाई? ऑक्टेव में कितनी लाइन? ऑक्टेव इज स्टेंजा ऑफ, कितनी लाइन का स्टेंजा होता है ऑक्टेव? 6 लाइन, 8 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। चलिए आपकी हेल्प मिल गई फ्रेंड्स। कितनी लाइन का होता है ये स्टेंजा? होता है 8 लाइन का, नाम से ही पता लग रहा है हमें ऑक्टेव। अच्छा भैया इसका आंसर मिल गया, चलो सबका आंसर मिल जाता, मुझे बड़ी आसानी होती समझाने में। चलिए फ्रेंड्स अब कोई बात नहीं, अब तो मुझे लगता है आपकी तैयारी के साथ साथ मेरी तैयारी सबसे पहले हो रही है, फिर दोबारा पीजीटी भर देना चाहिए। चलिए, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जब ये इसने एज की बात कर दी तो फिगर स्पीच कौन सी हो गई? कुछ नहीं सोच विचार करना, सो, लाइक और एज जहाँ दिख जाते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं किसको? सिमिली को, यानी एग्जाम्पल है किसका? सिमिली का। टेट्रामीटर इज ए लाइन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग, टेट्रामीटर में कितनी लाइन होती हैं? टेट्रा मीन्स होता है फ्रेंड्स 4, और 4 फीट जहाँ होते हैं वहाँ लाइन होती, वहाँ जो वर्ड्स होता है वो होता है टेट्रामीटर। बात क्लियर फ्रेंड्स? ऑक्टोसिलेबल कपलेट में कितनी लाइन होती हैं ऑक्टोसिलेबिक? अब देखिए ऑक्टा का मतलब होता है 8, तो डेफिनेटली जो 8 सिलेबल होते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्टोसिलेबिक। क्लियर फ्रेंड्स?
चलिए भाई आगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। विलेनली क्या है? विलेनली एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कितनी लाइन होती है? 18, 19, 16, 17। तो फ्रेंड्स कुछ गैस हो तो मुझे बताइए कितनी लाइन होती है विलेनली में। चलिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, विलेनली में होती है 19 लाइन, 19 लाइन स्टंजा है, 19 लाइन पोएम, नॉट स्टंजा। The one red leaf, the last of its clan, that dances as often dance as it can। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली कौन सी फिगर स्पीच हो रही है? देखिए, that dances as often as dance it can। Oh, the one red leaf, the last of its clan, that dances as often as dance it can। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं सोचना, बस पहले तो एज को ही देख लीजिए। बस एज से आपको फिगर स्पीच कौन सी मिल गई? सिमली मिल गई फ्रेंड्स। आगे कह रहा है इकोइज्म। इकोइज्म किस फिगर स्पीच को जाना जाता है? इकोइज्म, विच फिगर स्पीच इज ऑल्सो नोन एज इकोइज्म। इको का मतलब होता है फ्रेंड्स गूंज, और गूंज तब होगी जब आप आवाज़ लगाएंगे। यानी जहाँ आवाज़ की बात है वहाँ गूंज की बात है। और आवाज़ किस फिगर स्पीच में लगाई जाती है? ओनोमेटोपोई में लगाई जाती है। तो यानी आंसर आपका क्या हो गया? ओनोमेटोपोई। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन किसने कह दिया? पहले तो मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि जो बच्चा है वो एक आदमी का पिता होता है। तो क्या ये बात, देखिए, एक ये अगर कोई बात देखने में पहली नज़र में ही आपको लग रहा है यार अबसर्ड, एकदम क्या बकवास बात कह दी, ऐसा कैसे हो सकता है? चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। क्लियर? तो जब पहली नज़र में ही आप कहते हैं कि पहली नज़र में ही कोई चीज़ बकवास लग जाए, तो वहाँ फिगर स्पीच आपकी एक ही होती है, और दैट इज़ पैराडॉक्स। ना अपोस्ट्रोफी है, ना मेटोनिमी है, ना सिलेक्टिक है। क्लियर? चलिए भैया, मिल्टॉनिक सोनेट राइमिंग स्कीम इज़। अभी तो शेक्सपियरियन आई थी, मिल्टॉनिक आ गई, और भैया सबकी आएगी। चलिए देख लेते हैं। ए बी डी ई। मिल्टॉनिक में एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। एक तरफ 8 लाइन होती है, एक तरफ 6 लाइन होती हैं। तो ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, और ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी डी सी डी, ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी, सी डी सी, सी डी सी, और सी डी सी डी ई ई। ये दोनों पैटर्न इस जो सस्टेट होता है इसमें मिलते हैं हमें। ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी डी, सी डी सी डी, सी डी सी, सी डी सी, और सी डी सी डी ई। तो फ्रेंड्स यहाँ तो ऑप्शन ही मुझे चेंज लग रहे हैं। तो ए बी बी ए, ए बी बी ए, ये तो चलो मिल गया, ठीक है। ए बी बी ए, ए बी बी ए, ये नहीं है। ए बी ए बी, ये भी नहीं है। तो इन दोनों में होगा सी डी सी, सी डी सी, ए बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी डी ई ई। ये कह रहा क्या? सी डी सी डी एफ एफ, और सी डी ई डी ई डी, ई डी नहीं है फ्रेंड्स, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। फिर ए बी बी ए, बी बी ए, सी डी सी डी सी डी। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लीजिए ए बी बी ए। चलिए ए बी बी ए और ए बी बी ए, ये तो हो गया ऑक्टेव का लाइनिंग पैटर्न। क्लियर फ्रेंड्स? ऑक्टेव में राइमिंग होती है ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए। क्लियर? ये ऑक्टेव की राइमिंग हो गई। और सी डी सी और सी डी सी, ये सस्टेट की राइमिंग होती है 6 लाइन की। क्लियर?
और इसी के साथ साथ सी डी ई। क्लियर? सी डी ई, ये वाली राइमिंग हो सकती है या ये हो सकती है। ये है किसकी राइमिंग पैटर्न? ये है मिल्टॉनिक सॉनेट का। बात क्लियर? ऑप्शन गलत है, इसको आप ऑप्शन में जो आप बाद के लेटर्स हैं इनको ठीक कर लें, और इस हिसाब से ऑप्शन आपका क्या होगा देख लीजिएगा कौन सा होगा। दोनों में ही करेक्शन की ज़रूरत है, सी में भी और डी में भी। क्लियर फ्रेंड्स? बात समझ में आ गई? चलिए, ने इफ यू रीड दिस लाइन रिमेंबर नॉट द हैंड दैट राइट इट इज दिस। इन दिस एग्जाम्पल हैंड मीन्स द होल मैन, और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। और जहाँ पार्ट के बदले होल या होल के बदले पार्ट यूज़ होता है तो वहाँ तो डेफिनेटली क्या होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कहाँ क्या यूज़ होता है? सिलेक्ट की। बात क्लियर फ्रेंड्स? जहाँ हम कह रहे हैं क्या पार्ट किसके लिए? होल के लिए एक पार्ट या पार्ट के लिए एक होल, तो वहाँ हम बात करते हैं किसकी? सिनेक्टकी की। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑक्टामीटर। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, जितना रिपीट होगा उतना लर्न भी होगा। तो ऑक्टा मतलब 8, तो यानी 8 फीट की बात कर रहे हैं ऑक्टामीटर। Out of this house, said the writer to reader, yours never will, said the fearer to fearer. They are looking for you, said hearer to horror. In this example, the repetition of a sequence consonants take place, और रिपीटेशन में consonants take place which figure speech is used। अब देखिए यहाँ बात कह रहा है रिपीटेशन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ consonants, और कॉन्सोनेंट्स के एक सीक्वेंस का रिपीटेशन क्या होता है फ्रेंड्स? कॉन्सोनेंट्स के रिपीटेशन को क्या कहते हैं? तो देखिए ज़रा क्या कह रहा है ये। रीडर रीडर, राइडर रीडर, फेयर फियरर। तो ये फ्रेंड्स आंसर क्या है फ्रेंड्स? एजोनेंस, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपोय और कॉन्सोनेंस। तो फ्रेंड्स रिपीटेशन किसका है? कॉन्सोनेंट का है, तो क्या कहलाता है उसको? कहते हैं हम एलिट्रेशन, पहली बात तो। और एलिट्रेशन की बात है, आपको दिख भी रहा है रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट। हमने पीछे भी डेफिनेशन पढ़ी थी भाई, किसकी डेफिनेशन होती है जहाँ कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ किसकी डेफिनेशन है? वो एलिट्रेशन की होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर की बात अगर करें तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर इसका हो गया सी, यानी एलिट्रेशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह दिया भाई। टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड किस में लिखी गई है? और वेस्टलैंड में देखिए कोई राइमिंग पैटर्न ऑथर ने यूज़ नहीं किया, तो ओबियसली वो किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में या फ्री वर्स में। क्लियर फ्रेंड्स? ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। तो ब्लैंक वर्स का एग्जाम्पल है वो नॉट ए फ्री वर्स। क्लियर? ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स को देख भी लीजिए। ब्लैंक वर्स में क्या होता है, आपको वो राइमिंग पैटर्न नहीं दिखेगा लेकिन मीटर होता है। क्लियर? और जो वर्स फ्री वर्स की बात करें, ना वहाँ राइमिंग दिखती और ना ही कोई मीटर वहाँ दिखाई देता। एंड नेवर लिफ्टेड अप ए सिंगल स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है भाई? एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन, और एक भी पत्थर नहीं उठाया गया। हाइपरबोली का है, एक भी पत्थर नहीं फ्रेंड्स, हाइपरबोली तो नहीं लग रही। पैराडॉक्स नहीं, लाइटोटीज भी नहीं है। लाइटोटीज है? नहीं है लाइटोटीज भी। तो बात किसकी हो रही है? कुछ नहीं करा जा रहा, बात को क्या कहा जा रहा है? एक अंडर स्टेटमेंट यहाँ बात कही जा रही है, और एक भी पत्थर नहीं उठा, तो अंडर स्टेटमेंट है, तो यानी अंडर स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल हुआ। और फ्रेंड्स राउंडल की अगर बात करें तो राउंडल की जो राइमिंग है, राउंडल एक ऐसी पोएम होती है जिसकी राइमिंग क्या होती है फ्रेंड्स? और 12 लाइन की पोएम होती है राउंडल।
तो राउंडल का चलिए मैं गैस कर लेता हूँ, मैं गैस क्या फ्रेंड्स रिकॉल कर लेता हूँ क्या है इसका ज़रा। ए बी बी ए, ठीक, ए बी ए बी ए बी बी ए बी और ए बी बी लास्ट में होता है, इसमें डबल ए है, राइमिंग कपलेट इसमें लास्ट में होता है। और फ्रेंड्स राइमिंग कपलेट ए और सी दो आंसर में से आ रहा है, तो ये तो डेफिनेटली दोनों ऑप्शन इसके है ही नहीं, ए और सी में से है। ए बी 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 बी, अच्छा नहीं, इतनी जगह राइमिंग नहीं होती, बी 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 आंसर है फ्रेंड्स इसका सी, नॉट ए। राउंडल में अगर हम देखें तो राइमिंग क्या मिलेगी हमें, ये वाली मिलेगी। और डिटेल क्या है राउंडल की, एक बार बुक है आपके पास अब्राहम से आप चेक कर लें। द चेयर शी sat in like a burnished throne glowed on the marble। और एग्जाम्पल कह रहा है टी एस इलियट गिव्स एक्सप्रेशन टू हेलन ऑफ ट्रॉय। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, द चेयर शी सैट इन, उस चेयर में जिसमें वो बैठ गई, लाइक ए बर्निश थ्रोन। अब देखिए लाइक की बात हो रही है तो डेफिनेटली एक फिगर स्पीच तो यहाँ सिमिली हो ही गई, लेकिन सिमिली नहीं है, एलिट्रेशन, एल्यूजन, एजोनेंस भी नहीं है फ्रेंड्स। और एलिट्रेशन की बात करें तो कहीं नहीं नज़र आता हमें एलिट्रेशन, ना देखिए ना एजोनेंस है ना एलिट्रेशन है, दो चीज़ें। सबसे पहले फ्रेंड्स एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन को में आंसर को देना होता है एलिमिनेशन का। मेरा अपना फार्मूला है, किसी भी जब भी मैं कंपटीशन में बैठा, जितनी बार भी बैठा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एलिमिनेशन देखता हूँ कि इस क्वेश्चन के कौन से आंसर नहीं हो सकते। अगर किसी का क्लियर कट आपको दिख रहा है वही इसका आंसर ये है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो कि भाई इसका आंसर ये है या ये है, तो आप सबसे पहले एलिमिनेशन देखिए कि कौन सा आंसर है जो इस क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता, पहले आप उनको कट कर दीजिए, जैसे मैंने कट कर दिया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आप लीजिए, बाकी बचे ऑप्शन को कंसीडर करना, यानी एलिट्रेशन नहीं है, एजोनेंस नहीं है। अब लाइटोटीज़ और एल्यूज़न, भाई लाइटोटीज़ सीधा सीधा नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एल्यूज़न का हो गया, क्लियर। अब ये क्यों हो गया इस बात पे मत जाइए, पहले ये देखिए आप एलिमिनेट करके कि आपको बाकी तीन ऑप्शन इसके आंसर नहीं हैं, दैट्स ऑल। अब जब तीनों नहीं है तो चौथा होगा, या दूसरी बात है दूसरा फॉर्मूला होता है, पहले वो देखिए कि जो आंसर है, क्लियर। ओटेवर राइमा की भी राइमिंग स्कीम पूछ ली, भाई ये तो आज मार डालेगा राइमिंग स्कीम पूछ के आज का प्रैक्टिस सेट। और फ्रेंड्स एक बार मैं सजेशन देता हूँ, जितने भी मैंने राइमिंग स्कीम वाले क्वेश्चन थे इनको एक पेपर पे लिख लें, याद कर लें, लेकिन याद करने से पहले इनको टैली ज़रूर कर लें, क्योंकि हालांकि इस यहाँ एरर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी भाई ह्यूमन माइंड है, मेरे पास भी एरर हो सकती है इनमें, क्लियर फ्रेंड्स। लेकिन वही होगी बिल्कुल माइन्यूट, 1% भी नहीं कह सकते, उससे भी कम कहीं हो सकता है, एक आधा हो जाए इधर उधर, अदरवाइज तो कोशिश की जा रही है कि ना हो। ओटेवा राइमा ए बी ए बी ए बी और सी सी, ए बी ए बी ए बी सी सी, क्लियर फ्रेंड्स। ये वाली राइमिंग स्कीम अब देखिए ज़रा कौन से उसमें है, ए बी फर्स्ट में तो नहीं है, ए बी सी दे दिया, सेकंड में ए बी दे दिया, ए बी नहीं है। सी में बात करें, सी में क्या कह रहा फ्रेंड्स, ए बी और ए बी सी सी, और एच नहीं है फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली बी होगा, ए और ए बी और सी सी, बिल्कुल। तो डी वाला आंसर आपका ओके हो गया, क्लियर फ्रेंड्स। हाँ करेक्शन जरूर लगा लें, यहाँ ये एच नहीं है, यहाँ क्या है, बी है। Wordsworth in Solitary Reaper addresses to an intimate entity as behold her single in the field yon solitary highlandless.
ठीक है भाई, अब क्या कहना चाह रहे हैं? स्लीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। दिस एड्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई किसका एग्जाम्पल है ये एड्रेस? वेरी गुड, ये तो कुछ भी पूछ ले इनका बस चले तो। ऑक्सीमोरोन नहीं है फ्रेंड्स, सिनेक्डकी जियुग्मा का कोई मतलब नहीं है। क्लियर, क्या दिखेगा फिर? एलिमिनेशन देख लो, एपोस्ट्रोफी दिखेगा। चलिए अब ये देख लें कि एपोस्ट्रोफी क्यों दिखेगा भाई यहाँ, एरा अपोस्ट्रोफी, बिहोल्ड हर और सिंगल हाईलैंडलेस। अपोस्ट्रोफी की पहचान होती है डायरेक्ट एड्रेस, और डायरेक्ट एड्रेस की खास पहचान है उसमें फ्रेंड्स, या तो आपको मिलेगा कोमे से सेपरेट कर दिया जाता है डायरेक्ट एड्रेस, या वहाँ मिल जाता है आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। किड्स इजाबेला इज रिटन, किड्स की इजाबेला जो है फ्रेंड्स ओटेवा रायमा में लिखी गई है, ये याद रख लें, ओटेवा रायमा। बैलेट हीरोइक चौसरियन कुछ नहीं है, किसी में नहीं लिखी, ये लिखी भाई ने ओटेवा रायमा को यूज़ करते हुए। जो इधर उधर के क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स, उनको भी तैयार कर सकते हैं आप, थोड़े बहुत कई बार इधर उधर पूछ लेता है वो। इन ए समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सॉन, ये किसका एग्जाम्पल है भाई? समर सीजन सॉफ्ट वाज सॉन। एस एस दिख गया फ्रेंड्स, एस 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 एस, अब तो समझ लेंगे, एलिमिनेशन भी नहीं करना। रिपीटेशन दिख गया एस 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 का, और जब कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं तब आपकी फिगर स्पीच हो जाती है दोस्तों एलिट्रेशन। बात समझ में आ गई, जिसको आप हिंदी में बड़े प्यार से कहते हैं अनुप्रास। क्लियर फ्रेंड्स, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, हार्ट की तुलना कर दी स्टोन से, लेकिन ना लाइक यूज़ किया और ना ही सो यूज़ किया। सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड। अब जब नहीं हुआ लेकिन तुलना हो गई तो डेफिनेटली किसका एग्जाम्पल हो गया ये? सी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। सिनेक्डकीज, युग्मा, सिमली और मेटाफर। पता लग गया फ्रेंड्स किसका है? चलिए, विच फिगर स्पीच इज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल? Like a high-born maiden in a palace towering, soothing her love-laden soul in secret, with music sweet as love which overflows at her board. फ्रेंड्स, जब हमें शुरू में लाइक दिख गया तो क्या हमें आगे भी पढ़ने की ज़रूरत है? किसी लाइन को, किसी वर्ड को शायद ही आप पढ़े, और शायद ही मुझे पढ़ने की ज़रूरत थी, तो यानी फिगर स्पीच क्या है? डेफिनेटली ये है आपकी सिमली। बात क्लियर फ्रेंड्स? His honor rooted his dishonor, ऑनर रूटेड हिज डिसऑनर। ऑनर और डिसऑनर की बात हो गई तो फिगर स्पीच अपोजिट आइडियाज़ हो गए, तो आपका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? ऑक्सीमोरॉन। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विद प्रेजिंग समवन, किसी को जब आप प्रेज कर रहे होते हैं तो प्रेज करते हुए आपको क्या यूज़ करना है फ्रेंड्स? प्रेज की जब हम प्रेज करते हैं तो प्रेज राइटिंग जो होती है फ्रेंड्स, किसी की प्रशंसा में कुछ लिखा जाता है तो उसको हम कहते हैं पैनिगायरिक। क्लियर? कोई प्रेज राइटिंग क्या कहलाई जाती है? पैनिगायरिक कहलाती है। क्लियर? तो आज के 50 क्वेश्चंस क्लियर हुए हमें, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए 50, और डेफिनेटली बड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स ये वाला जो सेक्शन चल रहा है हमारा, लेकिन कोई बात नहीं भाई, कुछ करना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना है, मेहनत भी करनी है, सिलेक्शन भी पाना है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।